तो हम सबको पता है होती है वो किस अवस्था में मिलते हैं, सब 3 अवस्था में मिलते हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है वो? सॉलिड, द्रव और गैस। बिल्कुल सही। जब भी हम बात करते हैं सॉलिड, द्रव और गैस में, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा उठाएंगे? सॉलिड। ठीक है। अब सॉलिड जब चैप्टर उठाते हैं तो सॉलिड के कुछ गुण होते हैं जो हम पहले से जानते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं वो सब मुझे एक बार एक एक करके बता दे रहे, ताकि हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो गुण आप सबको याद रहे। क्या रहे? याद रहे। तो सबसे पहला गुण आप सब क्या जानते हैं सॉलिड के बारे में, जो छोटी से छोटी क्लास में आपने सबने पढ़ा होगा? सर इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, तो हम ये पहली चीज कह सकते हैं। सर आकार, और दूसरा क्या चीज? आयतन। निश्चित होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम आकार आयतन की बात कर देते हैं, क्या इसके घनत्व में कुछ बात बताई थी? घनत्व के बारे में कुछ पता है? जितने भी हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं तत्व या परमाणु, उनका घनत्व क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। तो जितने भी हमारे सॉलिड अवस्था में रहेंगे उनका घनत्व कैसा रहेगा? घनत्व। ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉलिड अवस्था में होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो परमाणु होंगे, परमाणु के बीच में जो स्पेस होगा, गैप होगा, क्या वो ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। यानी हम यहाँ पर तीसरी बात क्या बोल सकते हैं सर, जो इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, यानी जो भी हमारे पास पदार्थ होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होगा सर सॉलिड स्टेट में? सबसे कम, यानी मिनिमम होगा। और स्पेस मिनिमम होने का मतलब उन सब के अंदर क्या होगा सर, जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। यानी क्लोज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बल लग रहा होगा। अंतराणु बल। जब अंतराणु बल की बात करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस बल की बात करते हैं तो तीनों अवस्था के मुकाबले सबसे ज्यादा बल किसके अंदर होता है? ठोस में होता है। तभी तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ सर, ये सबसे अधिकतम होता है। बोल सकते हैं। ठीक है। फिर वहीं पर आप सब जानते होंगे जितने भी हमारे ठोस होते हैं, ठोस के जो गलनांक होते हैं अधिक होता है कम होता है? अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक। इसको ये नहीं पता गलनांक के बारे में? कोई ऐसा है? ठीक है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट। सर ये भी हमको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा सर, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो बता दो थोड़ा सा। अब मैं ये तो बोल देता हूँ कि सर गलनांक अधिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज का गलनांक अगर अधिक है तो उससे हमको क्या क्या बातें पता चलती है, वो आपको पता चला। सर गलनांक पे होगा क्या कि हमारा जो जो ठोस है, ठोस अवस्था में है, वो किस अवस्था में बदल जाएगा? सर गलनांक ताप पर वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है। तो यानी अगर किसी, जितने भी हमारे ठोस अवस्था में होता है उनका गलनांक अधिक होगा तो रूम टेम्परेचर पर जो हमारा रूम है, ये जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की जब भी मैं बात करूंगा तो आप सबके माइंड में कितना आ जाना चाहिए? जब भी मैं आपको बोलूं रूम टेम्परेचर, तो आप आंख बंद करके सोच लेना कि मैं कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कौन से ताप की बात कर रहा हूँ? 25 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वहीं पर जब भी मैं बात करूं किसकी, बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का जो ताप होता है,
98 फ़ारेनहाइट किसी ने बताया है? अब कोई ये बताए कि 98 फ़ारेनहाइट ये होता है या कुछ और होता है? फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट यूनिट भी बता दीजिए। चलो मैं यूनिट बता देता हूँ, अच्छा गया 98.6, ये तो फ़ारेनहाइट है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा मैं बात करूंगा किसकी, सेल्सियस में। सेल्सियस में कितना होगा? 37, ठीक है। अगर उसका गलनांक 25 से ज्यादा है, इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पर किस में रहेगा? सॉलिड अवस्था में, जो पदार्थ होगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को नहीं आता है? कैसे करते बता दो एक बार, ताकि उसका डाउट क्लियर हो जाए। चलो मैं आपको सबको एक इजी तरीका बता दूं, ठीक है, फिर हम सॉलिड पे वापस आ जाएंगे। टेम्परेचर को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, ताप को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, इसका एक छोटा सा इजी सा सूत्र है, सूत्र आप सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी वो इजी सा सूत्र क्या है, अब आप बताओ, मुझे तो नहीं पता। चलो मैं आपको कोई इजी तरीका बताता हूँ कि अगर फ़ारेनहाइट या ताप में दे रखा है, इसको बदलेंगे कैसे एक दूसरे में, ठीक है। जो भी मेरे को सेल्सियस दे रखा है, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। सेल्सियस, सेल्सियस की सबसे न्यूनतम वैल्यू यानी गुण, ये क्या है? गलनांक। गलनांक कितना होता है पानी का? 0। उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100, उसमें से ये माइनस करेंगे, बराबर होगा किसके? सेम चीज किसमें? अब फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का जो भी ताप आप ले रहे हो माइनस उसका न्यूनतम, यानी जितना 0 डिग्री हो जाए, कितने पे होता है सर? 32 पर। जो पानी का जो गलनांक होता है फ़ारेनहाइट में, वो कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 32। अब वहां पर बात करेंगे किसकी, जहां पर इसका क्या था? बॉइलिंग पॉइंट 100 था। फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 होता है, कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट में से हम गुलनांक को माइनस कर देंगे या मेल्टिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये बराबर हो जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पे किया, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं समझेगा मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा, ठीक है। और लास्ट क्या होता है हमारे पास? केल्विन। केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम माइनस बॉइलिंग पॉइंट, इस सूत्र से तुम किसी भी टेम्परेचर पे एक दूसरे को कर सकते हो, ठीक है। इस सूत्र का याद रखना है, ये सूत्र अब यहाँ पे ये दे रखा फ़ारेनहाइट और मेरे को बदलना किसमें था? सेल्सियस में। तो इन दोनों को उठा लो बस। किन को उठा लोगे? इन दो को उठाओगे। क्या एक और? ये 100 ये बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, ऊपर वाला जो भी ताप हम ले रहे हैं जिस पे निकालना है, ये सबसे न्यूनतम यानी मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक आया? अब बदलना चाहो तो बदल लेना, बट उतना हमको भी डिटेल में पढ़ना नहीं है टेम्परेचर वाला, इसको कभी और मैं अच्छे से बताऊंगा। इससे तुम निकाल सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। मिटा दो। तो आप सबको समझ में आ गया रूम का ताप कितना होगा? 25 और उसका बॉडी का ताप 37।
ठीक है। अब जो डॉक्टर हमको बताता है, आजकल ताप ज्यादा नापा जा रहा है, जो डॉक्टर हमको बताता है, नापता है ना, बुखार चढ़ रखा है, कितना बुखार बोलते हैं सर? 101, 102, 103, वो कोर्स में होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर आ गया किसका सर, जो इनका गलनांक होता है सॉलिड अवस्थाओं का, ये गलनांक क्या होगा सर? एक तो अधिक होगा, ठीक है, और फिक्स होगा। क्या होगा? हाई। एक तो हाई रहेगा और फिक्स रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अब सॉलिड अवस्था में जो हमारे परमाणु है, क्या वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं? ताप देने पर छोड़ देते, ताप देने पर छोड़ते हैं वैसे अगर बात की जाए। और ताप देने पर भी जैसे तुम ताप दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि ताप दिया और निकल गया। पहले क्या, अगर वो ताप को लेगा, उष्मा लेगा, उष्मा लेने के बाद जब वो क्या हो जाएगा, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उष्मा आ जाएगी, तब जाके वो निकलेगा। बट उष्मा आ रही है, अब देखते ना कि लोहे को गर्म करते हैं तो एक साइड से दूसरे साइड तक हीट चली जाती है, होती है, उष्मा जाती है। और वो जाती कैसे है? और ताप देने पर ऐसा क्या होता है कि वो अलग हो जाते हैं, वो ठोस से द्रव में आ जाते हैं। हमारे पास पदार्थ होते हैं, ताप देते हैं, जैसे बर्फ हो गई, बर्फ को गर्म करेंगे, किस में आ जाएगा? पानी में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। तो ऐसा होता क्या है कि वो ठोस से किस में आ जाए? द्रव में। तो जैसे आप ताप दे रहे हो तो जो पार्टिकल है, परमाणु है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उष्मा बढ़ेगी। जब उष्मा बढ़ेगी तो पहली बात तो वो क्या करेगा, एक जगह पे फिक्स है, अभी तो वो क्या है, बंधा हुआ है। तो अगर वो हिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मोशन शो कर सकता है। इस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो वो मोशन सबसे कम शो करेगा सॉलिड अवस्था में, ठीक है। क्या करेगा? सॉलिड अवस्था में सबसे कम पार्टिकल अपनी जगह तो छोड़ेंगे नहीं, अगर जगह पे भी मूव करेंगे तो ऐसे ही बस हिलेंगे। वो भी कब हिलेंगे? जब उनको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, उष्मा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ते आते थे बेसिक क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, ठीक है। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। अब हम जानेंगे हमारे पास जो ठोस अवस्था होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। हमारे पास जितनी भी ठोस अवस्था में चीजें होती हैं वो दो दो प्रकार की होती है, एक क्रिस्टलाइन और एक अक्रिस्टलाइन, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसको मिटा दो। स्पंज क्या होता है? क्या होता है? स्पंज ठोस ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो स्पंज के अंदर में हवा भरी रहती है, जैसे आप उसको दबाते हो वो हवा निकल जाती है, और जैसे आपने उसके ऊपर से बल हटा दिया वो वापस से अपनी क्या ले लेगा? वही अवस्था ले लेगा, तो वो ठोस होता है, ठीक है। स्पंज हो गया हमारा एक ठोस अवस्था। रबड़ की बॉल, उनमें क्या है कि हवा भर जाती है बीच में। बता दो इसको। तो हमारे पास सॉलिड अवस्था में क्या होंगे सर? दो प्रकार होंगे। एक को बोलेंगे क्या? क्रिस्टलाइन, और दूसरे को अक्रिस्टलाइन, ठीक है। अब इन दोनों में भेद जान लेंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, इनको हम आप ही रख दो बेटा फोन। हाँ मैं वही पूछ रहा था, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमारे पास जो ठोस अवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरी अक्रिस्टलाइन, ठीक है। तो पहले तो बताओ, एक उदाहरण बता दो इनके। हाँ बिल्कुल,
हीरा, ठीक है, क्वार्ट्ज, कार्बन, ग्रेफाइट, ये दोनों दोनों कार्बन से ही बने होते हैं बेटा। किससे बने होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं। और फिर यहाँ पे बात करेंगे अक्रिस्टलाइन की, बिल्कुल रबर, तो एक तो रबर हो गया, दूसरा प्लास्टिक, कांच, ग्लास और प्लास्टिक। अब इनके बारे में आप सब आराम से सोचेंगे समझेंगे, आप सब अपने घरों में देखेंगे ये दोनों चीजें, ठीक है, घरों में देखी है। अब इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, पहले तो वो जान लेते हैं। क्रिस्टलाइन में जो परमाणु होंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, उनके कार्बन टूटते नहीं, कार्बन टूटने की बात नहीं है ना, यहाँ पर आकार की बात की है, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन तत्व होते हैं, इनके अंदर एक फिक्स पैटर्न चलता है। क्या चलता है? फिक्स पैटर्न चलता है। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये सॉलिड के क्या है, परमाणु, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। तो फिक्स पैटर्न चलेगा, इसकी ज्योमेट्री भी तो फिक्स है। क्या रहेगी? ज्योमेट्री फिक्स होगी, एक फिक्स पैटर्न रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? डिफिनिट, निश्चित ज्योमेट्री होगी। क्या होगी? ज्योमेट्री। जो पैटर्न होगा वो भी क्या रहेगा सर? फिक्स रहेगा। बट जब हम अक्रिस्टलाइन की बात करते हैं, अक्रिस्टलाइन में हमारे पास जो ये क्या है, पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर रैंडमली होते हैं, इनमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, कोई भी ज्योमेट्री नहीं बनती, ठीक है। आप कोई पैटर्न बता पाएंगे इसमें? तो इसमें ज्योमेट्री होगी क्या? बेटा को दिख रहा है? आप आगे से, आपको दिख रहा है बेटा? ठीक है, बाकी सबको? जैसे आप देखोगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर वाला, ये क्रिस्टलाइन है, इसमें एक फिक्स पैटर्न चलता जा रहा है। क्या चल रहा है बेटा? फिक्स पैटर्न। वहीं पर जब नीचे वाली तस्वीर देखोगे, नीचे वाली तस्वीर में क्या है? अलग अलग है। अगर पैटर्न ढूंढने में तुमको मिल भी जाता है, वो पैटर्न क्या रहता है सर? फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता। आगे बात समझ में सभी को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? नो डेफिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर किसी भी तरह की ज्योमेट्री नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती? अक्रिस्टलाइन के अंदर नहीं होती। फिर जब हम बात करेंगे किसकी सर? दूसरी बात तो हम गुणनांक की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। और अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जैसे एग्जांपल, एक और इसका एग्जांपल है हमारे पास, बर्फ यानी आइस। अब आप सबको पता है बर्फ सर एक फिक्स टेम्परेचर पर किसमें बदल जाती है? ठोस से द्रव में बदलती है। वो टेम्परेचर, ताप को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या गुलनांक। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या गुलनांक, गलनांक सॉरी। इतनी तो थोड़ा सा तो एडजस्ट कर ही लेंगे सर, मानने वाला है सारा करेक्ट कर, आप मानिए सर, प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में तो एक बार के लिए देख भी जाएगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की, तो क्रिस्टलाइन में क्या होगा सर? मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा सर? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित, यानी निश्चित ताप पर ही वो किस में बदलेगा? ठोस से द्रव में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो जो इनका गुणनांक होगा वो क्या होगा?
निश्चित, ठीक है। जैसे पानी का क्या था, बर्फ का क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, उस पे वो गैस में बदल जाता है, ठोस से द्रव में बदलता है। वहीं पर आप सबने देखा होगा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो सर हम घर में आराम से देखते हैं, बहुत आराम से मिल जाता है। प्लास्टिक को गर्म भी किया हुआ है, कुछ शैतानी बच्चे होते हैं सर, एक तो पीछे बैठा हुआ है तो सर मैं ही हूँ वो शैतानी बच्चा जो घर में बेकाम करता है। प्लास्टिक आप सबने देखा कई बार करता है, प्लास्टिक के अंदर गर्म पानी डाल देते हैं जब उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो पहले क्या करता है, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं आता, क्या होता है धीमे धीमे धीमे, क्या होता है धीमे धीमे वो बदलता है किसमें, पहले क्या होता है वो ठोस था, गर्म करेंगे तो एक पारस के अंदर ही वो क्या करेगा, किसमें बदलेगा, द्रव में बदलेगा। यहाँ पर इसकी फिक्स है, निश्चित नहीं है, क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। इसको तुम एक ग्राफ से समझोगे तो ग्राफ से ऐसे समझोगे, यहाँ पर क्या रहेगा कि ये मेरी ठोस अवस्था, यहाँ पर ताप है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ, ऊष्मा दे रहा हूँ, और समय ऊष्मा दिए जा रहा हूँ। ये जो ठोस अवस्था बदलती जाएगी, जैसे ही उसको क्या मिल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट पे आते ही वो किसमें बदलना चालू हो जाएगी, ये ठोस से द्रव में। और जब तक बदलते रहेंगे, जब तक सारा का सारा ठोस किसमें ना बदल जाए, द्रव में ना बदल जाए, और उसके बाद वो किसमें आ जाएगा, लिक्विड यानी द्रव में आ जाएगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स रहेगा। बट जब हम बात करेंगे किसकी, अक्रिस्टलाइन के अंदर, तो इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम चल रहा है यानी हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा ताप, धीरे 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 वो ठोस अवस्था तक आता रहेगा, इसको बोल देते हैं T1। T1 से वो क्या होना चालू करेगा सर, मेल्ट होना चालू करेगा, है मेल्ट होना चालू करेगा, पिघलना चालू करेगा, ठीक है। अब जैसे तो उसमें तो एक फिक्स ताप था, उसी पे पूरा पिघला, तब जाके वो द्रव में आया, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर T1 से वो चालू करेगा पिघलना, और T2 तक, ये कौन सा टेम्परेचर है, T2। T2 पे जाके वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा, और फिर वो किस में आएगा, लिक्विड यानी द्रव स्टेट में आएगा, ठीक है बेटा। जैसे जैसे टाइम दिया जा रहा है, ऊष्मा से वो सॉलिड से क्या बनेगा, इसमें क्या रहेगा, वो गलना चालू हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा, इस रीजन में, इसको बोलते हैं पारस, पारस यानी रेंज। इस रेंज के अंदर आते ही वो क्या करेगा, पिघलना चालू करेगा, और जब T1 से चालू करेगा T2 पर आता है, क्या ये फिक्स टेम्परेचर है, नहीं सर, ये तो क्या है, पारस है, रेंज दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, रेंज। T1 से चालू करेगा T2 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गणना क्या है, फिक्स है क्या, नहीं सर फिक्स नहीं है। तो ताप एक क्या है, पारस है, किसके अंदर, अक्रिस्टलाइन के अंदर, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होगा, नरम होगा, इसके अंदर। ये वाली चीज समझ में आई सभी को, पक्का, पूछ बेटा। लकड़ी, हाँ लकड़ी तो द्रव आती है, पहली बात तो जिस, हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ, जिस तुम क्या कर रहे हो, लकड़ी को हीट देते हो, मैं एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। अब तुम हीट दे रहे हो, दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो लकड़ी के इसमें, अब जिस अवस्था में उसको लिक्विड में आना था, उससे पहले ही वो क्या हो जाती है, जल जाती है पूरी, खत्म हो जाती है, क्या वो लिक्विड स्टेट में आएगी, कभी नहीं आ पाएगी, ठीक है। इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो पहले से ही टूट जाएंगे उसके सारे परमाणु, इसलिए वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती। हाँ बोलो बेटा। पहली बात, जब धीरे धीरे ताप दे रहे हैं तो लकड़ी का तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक के बाद क्या होगा, लकड़ी नरम होती जाएगी, ठीक है।
जिस पॉइंट वो नरम होनी चालू करेगी, जिस पॉइंट पे उसको पूरा पूरा गर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, जल जाएगी कंप्लीटली। तो फिर हम उसको ताप में, हाँ हाँ, तो लिक्विड वाला एग्जांपल नहीं लिया, यहाँ पर तुम एग्जांपल लोगे ग्लास का, ग्लास का तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। तुम क्या करना, ग्लास को लेना, और कई सारे तुमने देखा होगा ग्लास के जो बनते हैं, चीजें बनती हैं, वो ऐसे ही बनती है। क्या करते हैं उनको, ठोस अवस्था में होता है ग्लास, उसको ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और इतने तापमान में लाते हैं कि ये इस रेंज में आ जाए, पारस में आ जाए। उस पारस में उसकी आकृति बदली जाती है, और फिर से उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वापस ठोस अवस्था में, और वैसा का वैसा रह जाएगा। आगे बात समझ। अब लोहा, लोहा तो तुम्हारा ये है क्रिस्टलाइन, लोहा का तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, लोहे का गुणनक तो फिक्स होता है। क्या वो अक्रिस्टलाइन होगा, क्या नहीं, वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, जितने भी हमारे धातु है, धातु वो क्रिस्टलाइन है। हाँ, और पूछो। हाँ बिल्कुल, औजार बनाता है तो तुम उसको क्या करते हो, पहले किस में ले आते हो, लिक्विड में ले आते हो, फिर उसको ढांचे के अंदर डालते हो, और फिर बनाते हैं। ठीक है, कई लोग पूरा, हाँ उस इसमें क्या होता है, फिर नरम होता है। ठीक है, वो बदल जाता है। यहाँ तक बात समझ आई, आगे चले। ठीक है, मिटा दो इसको। लास्ट, तो वो भी नरम हो जाती है, वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होना चालू कर देती है, नरम होना चालू कर देती है। तो इसीलिए डिस्प्ले में पानी रख के आगे रखते हैं, जलता नहीं। किसमें डिस्प्ले लाते हैं, जलता नहीं। तो अंदर पानी भी तो है, तो पानी, पानी को भी तो तुम करोगे, ऐसे थोड़ी कि पानी, पानी को नहीं करेंगे। जैसे तुम बोल रहे हैं, जैसे ये बात करें, बहुत अच्छी बात है। एक होता है डिस्पोजल होता है ना, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालना, और उसको तुम गर्म करना, तो ऊपर का जो जहां जहाँ पे पानी नहीं है वहां तक तो जल जाएगा, और जो नीचे का जहां तक पानी रहेगा स्थिर, इसके बाद जलना बंद हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी है अभी, जो पानी को हटा देगा, पानी हट जाएगा, फिर वो जलना चालू हो जाएगा फिर से। पानी आप वही तो बात है, समझते नहीं बच्चे। ठीक है, यहाँ तक आगे सर में। ठीक है, आगे चले, बिठा दो इस चीज को, ये ताप को बना लेना। पानी और पी लगती है, पानी और पी लगती है, पानी से पूछो। जे में वो तो नहीं पूछेंगे कि पानी में आग कैसे लग गई, थोड़ा तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा करो बेटा। उसमें ऑक्सीजन होती है पानी में, ऑक्सीजन जल्दी से आग पकड़ती है, जबकि जब उसमें आग नहीं है। पहली बात तो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होकर घुल रखती है, तो भी समझ में धीरे धीरे सब जाएगा। इसको मिटा दो। ठीक है, तो क्या रहेगा सर, अक्रिस्टलाइन के अंदर हमारे पास क्या रहेंगे, ताप का एक पारस में धीरे धीरे क्या होंगे, नरम पड़ता है, कौन, अक्रिस्टलाइन। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं किसकी, एक छोटा सा वो देखो क्रिस्टलाइन को, आप सबने चाकू देखा है, चाकू घर में होता है, वो सबने देखा है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन पदार्थ होते हैं, अगर हम इनको चाकू से काटे, क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पदार्थ था। ठीक है, ये मेरे पास एक पदार्थ, क्रिस्टलाइन पदार्थ, ठीक है, सॉलिड अवस्था में, मैंने लिया चाकू, और मैंने करा ऐसे ऐसे कट कट कट, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया ऐसे, तो ये वाला पीस अलग हो जाएगा, ये वाला पीस अलग हो जाएगा। तो तुम देखोगे ये पीस कैसे बन जाएगा, तो छोटे शेप बनाया था ताकि आप सबको कम स्पेस लेना पड़े। अब यहाँ पर आप देखोगे
जब आपने चाकू से काटा क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो जो सतह होगी सर पहली बात तो सपाट और चिकनी होगी, आई बात समझ। बट वहीं पर अगर मैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटता हूं तो वहां पर जो सतह मिलेगी वो चिकनी नहीं मिलेगी, समान नहीं मिलेगी। सर इसका एग्जांपल आपने सबने कभी देखा हो ना, कांच को काटते हुए देखा, जब वो कांच को काटते हैं कहीं पे उंगली देखे वैसे ऐसे फेर के, उंगली फेर के नहीं देखी, वो नहीं, ऐसे उंगली से कट जाएगा, ऐसे कैसे कट जाएगा। जो देखो वैसे तो कांच काफी स्मूथ होता है, अभी इसके ऊपर करोगे तो काफी स्मूथ होगा, बट जब इसको काटेंगे ना बीच में से तो ये इसका जो सतह मिलेगा वो रफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में हमारे पास जो पदार्थ होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चाकू से काट रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो मुझे कैसा सरफेस मिलेगा, स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, चिकना सरफेस नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा मेरे को सरफेस, खुरदुरा, ठीक है। वहीं पर ये सारी चीजें आगे बात समझ, कैसे कैसे, ठीक है बेटा, सही है। और काट के हीरा यूज करते हैं, हाँ हीरा यूज करते हैं। वहीं पे प्लास्टिक काट लो, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, प्लास्टिक भी तो क्या है, अक्रिस्टलीय है, उसको तो हम काटते हैं, कई बार चाकू से काटते हो तो वो कैसा मिलता है, उसका सरफेस खुरदरा मिलता है। क्रिस्टलीय में कैसे मिलेगा, चिकना, धातु, धातु काटोगे, धातु काटेंगे तो क्या मिलेगा, सब चिकना मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, आरी से हम लोहे को काटते हैं, काटा है ना सर, लोहे को काट के जो सरफेस मिलता है वो कैसा मिलता है, चिकना मिलता है। तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा खुरदरा नहीं रहता, और जब आखिर में तुम तोड़ दो तब खुरदरा दिखता है, बीच में चिकना ही रहता है वो, ठीक है, जितने अच्छे से काटोगे वो तो है ही है। और बात समझे, तो एक्चुअली में क्या है ये हमारा, ये कौन सा गुण था, ये था प्रज्वलन गुण, ठीक है। प्रज्वलन गुण में क्या हुआ, तेज धार वाले औजार से काटने पर, यहाँ पर हमने क्या किया, तेज धार वाले यानी चाकू लिया है, उसकी धार तेज होती है, काटने पर जब इसके टुकड़े होंगे जो सतह मिलेगी वो सतह कैसी होगी हमारे पास, चिकनी और सपाट होगी। वहीं पर जब हम बात करेंगे तेज धार वाले औजार से, जब हम अक्रिस्टलीय धातु को काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, इस पे जो हमको सतह मिलती है वो अनियमित, अनियमित यानी इरेगुलर मिलती है, ठीक है, रफ मिलती है, इसके अंदर अक्रिस्टलाइन के अंदर, ठीक है बेटा, याद रखा है। मैं ये सारी बातें क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप डायग्राम से ज्यादा समझ पाए। स्कूल में आपको लिखवाया बहुत कुछ किया है, ठीक है, बट ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप खुद भी पढ़ोगे तब भी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या तक आ गया, ये सारे सारे टेबल के अंदर है, इस टेबल के ऊपर पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या तक आ गया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्लीवेज, यानी जब हम कट करेंगे तो जो सरफेस आएगा वो कैसा मिलेगा, दोनों हो गया, कुछ भी करोगे तो बता दें, याद रहा। अब हम बात करेंगे किसकी, सर इनकी गलनांक ऊष्मा की बात करेंगे,
जब ये पिघलते हैं तो ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, देंगे। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब सॉलिड में वापस आएंगे तो वापस से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इससे देखो ध्यान से सुनो, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उसको ऊष्मा लेनी पड़ेगी, लेते हैं। और वहीं पर जब लिक्विड से द्रव से वापस सॉलिड में आएंगे तो उनको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वही चीज है, क्रिस्टलाइन के अंदर जो ऊष्मा का अमाउंट है, जो मात्रा है, क्या वो फिक्स है, निश्चित है या अनिश्चित है? क्रिस्टलाइन के अंदर वो निश्चित रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। वहीं पर अक्रिस्टलाइन के अंदर जो मात्रा है वो क्या रहेगी, अनिश्चित रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम उसको दे रहे हैं तो उतनी ही वापस हमको मिलने वाली नहीं है, क्या पता कम मिल जाए, क्या पता ज्यादा मिल जाए। इसके अंदर अक्रिस्टलाइन के अंदर यहाँ पर जो गुण है, कौन सा गुण हम ले रहे हैं यहाँ पर, गलन ऊष्मा। तो गलन ऊष्मा क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगी, निश्चित, बिल्कुल निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। तुझे पंकज बेटा क्या पूछ रहा है, ठीक है बेटा, ये तुम्हारे आपके बहुत कुछ पूछते हैं बस, ठीक है। वहीं पर सर क्या बात कर रहे हैं, पढ़ ला चलो। वहीं पर जब हम बात करते हैं इसकी अक्रिस्टलाइन के अंदर की, तो क्रिस्टलाइन के क्या होते हैं सर, वो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, सभी आते हैं, ठीक है। जहां तक बात है समय, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गुण, कौन सा, दैशिकता। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, सुनिए, सुनिए सुनिए से लग रही है। ये सब जैसे करते हैं, अब आ गया याद, विषम दैशिक और सम दैशिक। जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है वो कैसा होता है, विषम दैशिक। और जो हमारा अक्रिस्टलाइन होता है वो कैसा होता है, समदैशिक। पहले तो ये बताओ किस किस को मतलब पता है, मतलब नहीं पता तुम सबको, किसको पता है, दैशिक में जो क्रिस्टलाइन को बोलते हैं विषम दैशिक और उसको समदैशिक, इनका मतलब क्या होता है? सर चेहरे तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, और मैं आपको बताता हूँ आज तुम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ लोगे, तो ये था सर। देखो पंकज बेटा, कुछ देना चाहोगे कंट्रीब्यूशन? चलो डायग्राम से समझा दो, तो डायग्राम में थोड़ा सा मजा भी आ जाता है, लिखना कम पड़ता है, हिला देते हैं। चलो सबसे पहली चीज हमने बनाया था, मैंने पैटर्न बनाया था कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इनके अंदर फिक्स ज्योमेट्री होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। विषम दैशिक के अंदर कि अगर तुम दिशा बदल दोगे तो उसकी गुण की जो मात्रा थी वो भी बदल जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं, चलो मान लेते हैं मैं दो लाइनें ले रहा हूं, एक लाइन है ये वाली, ठीक है। अगर मैं इस दिशा में प्रॉपर्टी नापू, कौन सी प्रॉपर्टी, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। अब यहाँ पर जो लगेगी, इस लाइन के एक साइड पर तो छोटे वाले हैं और दूसरे साइड पर बड़े वाले, यानी अरेंजमेंट ये है। बट वहीं पर अगर मैं इस डायरेक्शन में उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को फिर से नापू, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए बी में, क्या वही वैल्यू आएगी बीसी में, सॉरी सीडी में? आएगी? क्यों नहीं आएगी?
क्यों? क्योंकि उनके सर परमाणुओं का जो क्रम है वो बदल रहा है। तो परमाणु क्रम बदल जाएगा तो जो वैल्यू आएगी, मात्रा आएगी, वो भी क्या हो जाएगी? चेंज आ जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां से नापोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, यहां से नापोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? विषम डैशित। वहीं पर क्रिस्टलाइन में कोई फिक्स पैटर्न होता है क्या? तो कोई पैटर्न ही नहीं होता, रैंडमली होते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं तो हर जगह से उसकी वैल्यू क्या आएगी? रैंडम आएगी, अलग आएगी। यस, तो एक तरह से हर जगह से क्या आएगी सर? वैल्यू समान ही आएगी, क्योंकि रैंडम की क्या रहेगी? बताओ, अरेंजमेंट कुछ दिख रहा है? तो जो वैल्यू आएगी वो हर दिशा से क्या आएगी? समान आएगी, रैंडम आएगी। जिसकी वैल्यू जो भी हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पर लूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लेता हूँ? विद्युत, विद्युत की है। दूसरे क्या बोलते मैंने इसके साथ में? प्रतिरोधकता। हाँ बिल्कुल, प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो क्या कर रही है? दिशा पर डिपेंड करती है। आप सबको पता है, लेंथ से लोगे तो एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम जैसे। क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग दिशा से इनके मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। आया बेटा? नहीं आया? ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? विषम जैसे। और उसको क्या बोलेंगे हम? समदैशिक। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कोई ऐसी बात जो तुमको यहाँ पर समझ में ना आई हो? बताओ। ये डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि जब भी तुम विषम दैशिक और समदैशिक में कंफ्यूज होगे, इस डायग्राम को एक बार देख लेना। यहाँ पर जो परमाणुओं का क्या है? अरेंजमेंट, वो अलग अलग है, अलग अलग दिशा से। ठीक है, यहाँ तक आ गया? लिख लो इसको। हो गया? चलो देखो, अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट गुण के ऊपर जो बात करेंगे वो है क्या? प्रकृति। जब भी हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टलाइन की। तो क्रिस्टलाइन को बोलते हैं हम वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस। यानी ये सच्चा ठोस है। क्या है? सच्चा ठोस, वास्तविक। उसके अंदर लिख लेते क्या? वास्तविक।
और वहीं पर जब हम बोलेंगे किसकी, अक्रिस्टलाइन की, अक्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा सर, आभासी ठोस। क्या बोलोगे, आभासी। अगर इंग्लिश में जानोगे तो इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और इसको बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, सूडो सॉलिड। एक और बात आप जानोगे, यहाँ पर प्रकृति में अक्रिस्टलाइन के अंदर एक और बात लिखी जाती है तो अति शीतल द्रव। क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम से जाता है, यह अति शीतल द्रव। अति शीतल द्रव, इसको ज्यादा सेट कर, अति शीतल द्रव इंग्लिश में किसको क्या बोलता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। सर इसका मतलब मैं नहीं जान पाया, ये क्यों बोला गया। हमारे पास अक्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसे अति शीतल द्रव क्यों ही बोला जाता है, इसका मतलब तो कुछ होना चाहिए, कुछ तो मतलब होना चाहिए। कोई बताना चाहेगा, कोई कंट्रीब्यूट करे कि सर इसे अशीतल द्रव ही क्यों बोलते हैं। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, ठंडे तो नहीं है, जल्दी ठंडे हो जाते नहीं, वो भी गलत है। और सब कुछ भी बताओ, नहीं तो जाएगा, कुछ तो आएगा मन में। और सब ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, बहुत ही याद हो रहे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, पास में जा रहे सही जा रहे तो। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात है सही से। सर लिक्विड की बात होती है सर, वो बहते हैं। लिक्विड के बारे में हम क्या जानते हैं सर, वो बहते हैं, ठोस बहते नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड की बात करें, जो हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, बुर्ज खलीफा टाइप की बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, जो सूरज है, सूरज की किरणें सीधे की सीधे कांच के ऊपर, कांच से तो बनी है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनकी जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों में कांच लगा होता है। तो मान लेते हैं कि जब मैंने लगाया था, ठीक है, कांच लगा रहा था स्टार्टिंग में, तो सर मैंने उनका क्या रखा, सामान रखा ऊपर से नीचे तक, क्या रखी, सामान रखी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने लगी। अब किरणों के कारण कुछ टाइम बाद, ऐसा भी नहीं सर एक ही दिन बाद, 10 से 20 साल बाद क्या होगा कि ऊपर का जो कांच है वो पिघल के यानी धीरे 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 कहा जाएगा सर, नीचे की ओर आ जाएगा। और नीचे की जो होगी विंडो, वो ठीक हो जाएगी, यानी बोल सकता हूँ ऊपर वाला बह के नीचे आ गया। क्या हो गया, बह के नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये है तो लिक्विड, बट ये क्या हो रहा है कि जब इसके ऊपर सॉलिड है, सूर्य की किरणें का धीरे 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 बहता जा रहा है, और बहने की प्रॉपर्टी क्या हुई, लिक्विड की, ठीक है। और ये क्या है सर, सुपर कूल्ड है। सुपर कूल्ड में क्या होगा, किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में। अभी भी है किसमें, ठोस अवस्था में। आगे बात समझ में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। तो काफी समय तक अगर हम अक्रिस्टलीय धातु के ऊपर सूर्य की किरणें या ताप डाल लेंगे, तो धीरे 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 जो क्या होगा, विंडो की ऊपर से जो कांच है यानी अक्रिस्टलीय धातु है, वो पिघल के नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे की परत को क्या कर देगा, मोटा कर देगा। आगे बात समझ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्लियर, ये वाली बात समझ, ठीक है। आगे चले, आखिरी बात जाने, इसीलिए तुम देखते होगे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है वो काफी पुरानी होती है, उनके जो कांच होते हैं
उनमें अगर तुम आर पार देखोगे तो तुमको अजीब सा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। क्यों टेढ़ा मेढ़ा दिखता है? क्योंकि कांच नीचे की ओर बह चुका है। आगे समझ। आखिरी चले, आखिरी पॉइंट की तरफ। देखने में पता चल रहा है कि हाँ, आर पार देखो, जैसे अभी आर पार देखोगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा है। बट अगर ये अक्रिस्टलीय धातु काफी टाइम तक रहेगा, सूर्य की किरणें पड़ेगी तो नीचे वाली परत क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ कांच बह जाएगा। अब ज्यादा मोटा नहीं होगा, हल्का सा मोटा होगा, कुछ ही मिलीमीटर का फर्क आएगा। ठीक है। और क्योंकि नाम मात्र ये मूव कर रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको सुपर फ्लूइड लिक्विड। ठीक है, आगे यहाँ तक सब में। चलो अब इसके बारे में एक और बात जान लेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन में कण होते हैं। कण के कुछ ना कुछ क्रम होगा। क्या होगा? कणों के क्रम। अब ये कणों के व्यवस्थित क्रम। ठीक है, तुम देखोगे जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के अंदर फिक्स पैटर्न था। क्या था? फिक्स पैटर्न था। तो यहाँ पर कैसा व्यवस्था होगी सर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? ध्रुव पारसी व्यवस्था। सर ये क्रम जो है, अगर ये पैटर्न है, ये सब चलता जाएगा, काफी लंबे दूरी तक चलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ये टेबल है, मान लेते हैं ये एक परमाणु है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चलता जा रहा है पीछे तक। तो ये क्या है? क्रम हो गया। ठीक है, हो गया हमारा क्रिस्टलाइन के अंदर फिक्स क्या होगा? क्रम। वहीं पर अक्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा सर? केवल लघु पारसी होगा। अगर मिलेगा भी सर पैटर्न, तो ज्यादा लंबा पैटर्न नहीं मिलेगा, छोटा सा पैटर्न मिलेगा, और वो भी कुछ ही दूरी पर जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ केवल क्या मिलेगा? लघु पारसी व्यवस्था। यहाँ तक बात समझ में आई? ये कैसी है? लघु पारसी व्यवस्था। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इंग्लिश में लिखने की जरूरत है? लिख दो, चलो लिख लो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज। लघु का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। पार्स का रेंज और व्यवस्था का ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहां पर हमने एक बात तो जान ली सर, किसके बारे में जान लिया? कि हमारे पास क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन दिया जाए तो हम उसको कैसे पता करेंगे? ठीक है, पता चल गया। सबसे पहले सर एक काम करेंगे, चाकू से काट के देख लेंगे। कैसे ना? चलो आ जाओ। इसके बाद हम जानेंगे क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के प्रकार। क्या जानेंगे? क्रिस्टलाइन के प्रकार। बता दिए सारी चीजें, समझ में आ रहा बेटा आपको? बाकी सब तुम हाँ मत बना करो, तुमको अगर नहीं आता तो हाँ मत बना करो बेटा, पूछ लिया करो। ठीक है, बाकी सब आपको भी, तुम भी। ठीक है, आ गया? मिटा दे। चलो सर, हमारे ये हो गए
अब क्रिस्टलाइन हो गया, तो क्रिस्टलाइन के अंदर 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन का वर्गीकरण करेंगे, जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन पदार्थ है, सॉलिड है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने के बाद मेरे पास पता चला मेरे पास 4 तरह के क्रिस्टलाइन ठोस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वाले को बोलते हैं हम सर मोलिकुलर, यानी आवणिक ठोस। कौन सा? आणविक ठोस। आगे बात समझ में। तो आणविक ठोस के बाद दूसरा हमारे पास होता है आयनिक ठोस। तीसरा टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? धात्विक ठोस। मैंने बताया था ना, धातु सारे सारे क्रिस्टलाइन होते हैं, तो क्रिस्टलाइन के अंदर कौन से धात्विक ठोस में आते हैं। या तो बात समझ में। अब धात्विक ठोस के बाद आखिरी होते हैं संयोग संयोजित संयोजित ठोस। ठीक है, अथवा नेटवर्क ठोस भी इसको बोला जाता है। अगर इसको जान लोगे, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ये क्या होता है हमारे पास? मेटालिक सॉलिड, और ये कौन सा हो जाएगा? कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, अब इन चारों के बारे में जानेंगे। चारों के बारे में जानने से पहले एक और बात जान लेंगे। जो मोलिकुलर सॉलिड होता है वो भी 3 तरह का होता है। तो सर बनाई दो, नीचे तक बना दो। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ये कितने तरह का होता है सर? 3 तरह के। एक कौन सा? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा होगा? अध्रुवीय, नॉन पोलर। ये कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय। और ये हमारे पास कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे ये सब किस 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 कण से बने हुए हैं, उनके बेसिस पर हमने इनको क्या करा है? बांटा है, वर्गीकृत किया है। क्या किया है? हाँ, कौन कौन से इनके अंदर कण प्रेजेंट है उनके बेसिस पर। चलिए, सबने बना लिया बेटा? ठीक है, अब बना लिया तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर एक एक करके हम इसको समझते हैं। मिटा दूं? चलो, तो आप एक काम करना, टेबल सा बना लें ताकि आप सबको समझ में आ जाए। कौन सा टेबल बनाना है? ये वाला टेबल। ठीक है, इस वाले टेबल में तुमको सारी जानकारी मिल जाएगी और देखते हैं कि कैसे क्या होगा। चलो समझो, इसमें सबसे पहले क्या देखना है? ठोस के प्रकार, उसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे? सर कण कैसे होंगे? जो ठोस बना हुआ है उसके अंदर कण तो प्रेजेंट होंगे, वो कण किस कौन कौन से होंगे कण, तो कण की बात करेंगे हम।
जब कण आ जाएगा तो उनके बीच में संबंधित या बंधन आकर्षित उसकी बात लेंगे। क्या लेंगे? बंधन आकर्षित बल की बात लेंगे। ठीक है, बोलेंगे सर बल कौन सा होगा उनके अंदर, वो सारी चीजें। फिर उदाहरण ले लेंगे, ये भी तो बता दीजिए। उदाहरण, उदाहरण के बाद हम ले लेंगे उसमें क्या, उनके भौतिक प्रकृति। जब भौतिक प्रकृति ले ली, फिर उसके बाद क्या देखा हमने उसमें, विद्युत चलन। क्या वो विद्युत को अपने अंदर से जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा, विद्युत चालक है कि नहीं है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा सर, उनका गलनांक। कि उनका गलनांक ज्यादा होगा कम होगा क्या होगा। सबसे पहली बात हमारे पास कौन सा है सर, आणविक ठोस। आणविक ठोस के अंदर हमने 3 पढ़े। पहला कौन सा, अध्रुवीय। अध्रुवीय में जो कण होंगे वो कौन होंगे सर, अणु। और फिर से बात है, देखो ये कौन से ठोस है, आणविक। तो इनके अंदर जो कण होंगे वो क्या होंगे सर, अणु होंगे। ऐसे ना, क्या होंगे, अणु। ठीक है। अब अध्रुवीय में जो अणु होंगे उनके अंदर सबसे कम, सबसे दुर्बल बल लगता है। किसके अंदर, परमाणु के अंदर। उसका नाम क्या है, लंदन फोर्स। क्या बोलते सर, लंदन बल। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त। हाँ, ये तो है प्रक्षण बल। ये जो बल है ये पहली बात तो सबसे कम है।